नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5 आने वाला है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 आने वाला है। और इस पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर, ठीक है, 52 से लेकर 62 तक आता है। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है हु इज़ द प्रेसिडेंट, या भारत का राष्ट्रपति कैसे बनता है। ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये। ठीक है, 40 क्वेश्चंस, और 40 क्वेश्चंस के बाद हम पावर्स और प्रेसिडेंट के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी प्रकार की एग्जामिनेशन की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता करें। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी पार्ट नंबर 5। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है इंडियन प्रेसिडेंट। सबसे पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना, ठीक है, सर्वाधिक उचित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंपेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ऑप्शन सी है मोनार्क ऑफ ब्रिटेन, और ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो हमारा जो राष्ट्रपति है, ठीक है, वो नाम मात्र का शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जिसकी तुलना हम ब्रिटेन के सम्राट से करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 स्तंभ जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जुडिशरी एक है, ठीक है, एग्जीक्यूशन 2 है, और लेजिस्लेचर 3 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले यानी कि जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, जो कार्यकारी परिषद है या कार्यपालिका कार्यपालिका है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। भारत के जितने भी बिल बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 111 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, उसके ऊपर अपनी असेंट देता है, तभी वो बिल बनता है, बिल कानून बनता है। तीसरा प्रश्न कैसे बन सकता है एग्जामिनेशन में, संघ की कार्यपालिका शक्ति नीत होती है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट। तो हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो इस तरह का प्रश्न भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है जी, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, राष्ट्रपति की आर्टिकल नंबर 50, ठीक है, 3 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, भारत की कार्यकारी शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्य का प्रधान होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, और राज्य का प्रधान नहीं होता, नॉट द हेड ऑफ स्टेट, केवल सरकार का प्रधान होता है, ओनली द हेड ऑफ गवर्नमेंट। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है, हेड ऑफ द बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो इसमें आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ही इज कंसिडर एज द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 52 के तहत राष्ट्रपति राज्य का प्रतिनिधित्व करता है भारत में। भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के पहला नागरिक किसको माना जाता है, आर्टिकल नंबर 52 के तहत देश के प्रेसिडेंट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से बन सकता है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन होम आर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया यूनियन वेस्टेड, पीएम, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल नंबर 53 आपको याद रखना होगा। 53 के तहत एग्जीक्यूटिव पावर्स गिवन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, या फील्ड मार्शल। तो आप क्या करोगे इसमें, आंसर प्रेसिडेंट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि जो 3 सेना है, नेवी है, ठीक है, एयरफोर्स है, और डिफेंस है, आर्मी है। ठीक है, इन तीनों के जो भी सेना सुप्रीम कमांड जो भी सेनापति होते हैं, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है।
ठीक है। साथ में भारत में जो युद्ध की शुरुआत होगी या युद्ध की समाप्ति होगी उसकी घोषणा भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रपति होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का वास्तविक शासक है रियल रूलर ऑफ इंडिया। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। राज्य और सरकार का अध्यक्ष है हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। और बहुमत दल का नेता तो नहीं होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्य सरकार का अध्यक्ष भी नहीं होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। होता क्या है, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, या इसको नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट भी बोलेंगे, यानी कि नाम मात्र का शासक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। या हम यूं बोल सकते हैं, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के अनुसार ही फंक्शन करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। आई थिंक ये प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन फिर भी आप देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, या लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ है। तो आप अपना आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में ये प्रश्न देखा गया है। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आवश्यक योग्यता नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, मस्ट बी अबव 35 ईयर एज। उसमें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, मस्ट पोसेस, ठीक है, पोजेस ऑल क्वालिफिकेशन फॉर अ लोकसभा मेंबर। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बिल्कुल नहीं, वो संसद का सदस्य कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो रेजिग्नेशन दे, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। बाकी तीनों जो रिक्वायरमेंट हैं वो जरूरी हैं, याद रखना। ये सबको पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर एज भी सबको पता होनी चाहिए। ये वाली याद रख लेना कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के लायक हो, योग्यता रखता हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर पर्सन बिकम एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 21, 25, 30, 35, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे आपने याद रखना है, जो पंचायत इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन में जो होते हैं लोकल बॉडी के, उसके लिए एज होनी चाहिए 21, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और, ठीक है, जो हमारी राज्यसभा है उसके लिए होनी चाहिए 30। और लास्ट में जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके लिए एज होनी चाहिए 35। तो आप अपना आंसर प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 65, 70, 75 या नो एज लिमिट, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोई भी आयु सीमा नहीं। हमने बूढ़े से बूढ़े राष्ट्रपति भी देखे हैं और जवान से जवान राष्ट्रपति भी भारत के अंदर देखे हैं। आज तक ऐसा क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। हाउ मेनी टाइम्स कैन पर्सन बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, नो लिमिट, ठीक है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 57 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, जो ये कहता है कि एक व्यक्ति को जितनी बार चाहो हम राष्ट्रपति बना सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बाय नॉमिनेशन, नो क्लियर प्रोविजन। बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है, क्यों नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 55 और 56 पढ़ो, ठीक है, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको क्या बताया गया है, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है इनडायरेक्ट है, और किस तरह से होता है, किस तरह से आपका
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच मेथड इज अडॉप्टेड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है लिस्ट सिस्टम, ऑप्शन बी है ठीक है कम्युलेटिव वोट सिस्टम, संचयी मत पद्धति, तीसरा है सापेक्ष बहुमत पद्धति रिलेटिव मेजोरिटी सिस्टम, या चौथा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो अभी अभी हमने बात करी, ठीक है, सामान्यतिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, ठीक है, ये जो आयरलैंड के संविधान से हमने राष्ट्रपति के चुनाव की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए काफी एक विचित्र जो हो आपकी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है, उसको समझाने का हमारे पास इतना अभी समय नहीं है, ठीक है, अभी क्लास करेंगे तो उसमें हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसके पास जाता है? हु डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट्री कमेटी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इलेक्शन कमीशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 71 पढ़ना होगा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 71 पढ़ना होगा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो तो आर्टिकल नंबर 71 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या प्रोविजन होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ प्रपोजर एंड सेकेंडर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट? 10-10, 20-20, 50-50 या 100-100? ठीक है, तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 50 होने चाहिए प्रस्तावक, 50 होने चाहिए अनुमोदक। जो भी इलेक्टोरेट हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट संसद या फिर ठीक है असेंबली के, यानी कि जो भी चुनाव करने वाले और चुनाव पार्टिसिपेटर हैं, उनमें से 50 लोग पहले ही हाँ कर दे कि हम राष्ट्रपति का चुनाव में इनको किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, और 50 प्रस्तावक भी होना चाहिए उस प्रेसिडेंट को, उस व्यक्ति को प्रपोज भी करेंगे कि हम आपको अपना राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अयोग्यता मानी जाएगी? ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 58 है उसमें है योग्यता क्वालिफिकेशन, और 59 में है डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, तो 59 के तहत कौन सी डिसक्वालिफिकेशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो एक है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, हैविंग कंप्लीट 35 ईयर एज, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह तो बीइंग क्वालिफाइड फॉर लोकसभा मेंबरशिप, और डी कोई लाभ का पद ग्रहण किया हो। तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा, इससे पहले भी हमने ये पढ़ा है, तो आर्टिकल 59 के तहत ये कंडीशन है कि उसके पास कोई भी प्रॉफिटेबल पोस्ट नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल पोस्ट कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिटेबल पोस्ट। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है इन इंडिया, प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, एक हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट पत्र द्वारा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बहुत है प्रश्न, इसको याद रखें, ठीक है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को यूज किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंडक्टेड बाय, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्टिकल नंबर 324 आपको पढ़ना होगा, ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग के बारे में भर भर की चीजें लिखी गई हैं, और पूरा इलेक्शन सिस्टम 324 से 330 तक शुरू हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इन इंडिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ
राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आप प्रॉपर तरीके से राष्ट्रपति के साथ जा सकते हो, ठीक है। हालांकि जो आपका संक्रमणीय जो मत पद्धति हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो राज्यसभा के चुनाव में भी यूज की जाती है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी यूज की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इलेक्शन डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट आर रेफर टू इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी अभी हमने आर्टिकल नंबर 71 पढ़ लिया था, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास सभी मामले को भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट 55, 68, 69, 71। अभी अभी इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कर लिया है, ठीक है, दैट इज आर्टिकल नंबर 71 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? हाउ मच टाइम गिवन कैंडिडेट फॉर अ कैंपेन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? 1 महीने, 2 वीक, 1 वीक या फिर 3 वीक? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो कुल 2 सप्ताह का ही समय होता है जब राष्ट्रपति उम्मीदवार के चुनाव का प्रचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड टर्म फॉर 6 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, 5 साल के लिए एक बार राष्ट्रपति चुना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर टर्म फॉर 5 ईयर्स? ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन। 54, 56, 57, 58। तो कार्यकाल यानी कि राष्ट्रपति का टेन्योर 5 साल का होगा। आर्टिकल नंबर 56 ये प्रॉपर तरीके से स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? हु आर इंक्लूड इन द इलेक्शन कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ऑप्शन ए है पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव, ठीक है, असेंबली एंड काउंसिल के ऑल मेंबर्स, सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, ठीक है। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 55 में पढ़ना है आपने। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, केवल इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और वो कहाँ कहाँ के? लोकसभा के भी, ठीक है, राज्यसभा के भी और विधानसभाओं के भी, लेजिस्लेटिव असेंबली के, बस ये तीन। तो ये तीन कहाँ पर हैं? संसद के दोनों सदन, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो हमारा आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, जूम बहुत कम करना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं, इसलिए जब विधानसभाएं भंग हो तो चुनाव नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, सो इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड इन एनी असेंबली इज डिसॉल्व्ड। बी, संसद सदस्यों का मत मूल्य विधानसभाओं की कुल मत मूल्य से अधिक होता है। वोट वैल्यू ऑफ पार्लियामेंट मेंबर इज ऑलवेज हायर देन टोटल वैल्यू ऑफ स्टेट असेंबली। यदि कोई उम्मीदवार बहुमत प्राप्त कर ले तो स्वतः निर्वाचित नहीं होता है। अ कैंडिडेट इज नॉट ऑटोमेटिकली इलेक्टेड जस्ट बाय ऑब्टेनिंग मेजॉरिटी वोट्स, ठीक है। राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। डिस्प्यूट रिलेटेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डू नॉट कम अंडर सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहली लाइन देख लीजिए, सभी राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल है ये। इसलिए जब विधानसभा भंग हो तो चुनाव नहीं हो सकता, गलत है। ठीक है, ऐसा हुआ है एक बार। ठीक है जी, कब हुआ है? ठीक है जी, कब हुआ है? ठीक है, ये 1977 में हुआ था, जब नीलम संजीव रेड्डी जी क्या बने थे, चुनाव, जब वो देश के प्रेसिडेंट बने थे। संसद सदस्यों मत का मूल्य विधानसभाओं की मत से मूल्यों से अधिक होता है, ये ठीक लाइन है। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार बहुमत प्राप्त कर ले तो निर्वाचित नहीं होता है। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार बहुमत प्राप्त कर ले तो स्वयं निर्वाचित नहीं होता है। ठीक है, ये भी सही बात है, वो अपने आप नहीं होता है। ठीक है, और डी है राष्ट्रपति निर्वाचन में सर्वोच्च, ये भी ठीक है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मुझे दो स्टेटमेंट गलत लग रही हैं, लेकिन ये ऐसे ठीक है स्टेटमेंट। ये बिल्कुल गलत है, आंसर हमारा डी होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ है केवल आज तक 1977 के चुनाव में ऐसा हुआ था। ठीक है, उस समय सुप्रीम कोर्ट की मदद ली गई थी कि बताए, ठीक है, गुजरात और बिहार की जो विधानसभाएं वो भंग है, ऐसे में क्या राष्ट्रपति का चुनाव कराएं या ना कराएं, तो उस टाइम चुनाव हुआ था। ठीक है, बस थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, बाकी बाकी जो चीजें हैं वो क्लियरिटी के साथ हम समझ चुके हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, तो हटाने का कार्य केवल एक ही होता है, वो भारत की पार्लियामेंट के पास है। लोकसभा राज्यसभा में अगर बिल पास होगा, ठीक है, जिसको महाभियोग कहते हैं हम, तभी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस? ठीक है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन पार्लियामेंट, मंत्री परिषद का प्रस्ताव, ठीक है, रेजुलेशन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या संसद द्वारा महाभियोग, इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। तो यही तो है हमारा आंसर। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ही तो दे रखा है, आर्टिकल नंबर 61 के तहत रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई कहाँ शुरू की जा सकती है? वेयर कैन इम्पीचमेंट प्रोसीजर अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी, ठीक है, बी इनिशिएटेड? ऑप्शन है लोकसभा में, ठीक है, ऑप्शन बी है राज्यसभा में, ठीक है, ऑप्शन सी है संसद के किसी भी सदन में, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, आंसर हमारा आएगा कि ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, ठीक है, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव, ठीक है, बाय नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाय लीगल प्रोसीडिंग, या बाय इम्पीचमेंट। तो बहुत प्रश्न आसान है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का शंका नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑन व्हाट ग्राउंड कैन इम्पीचमेंट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी आधार पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, फॉर डिसॉल्विंग अ स्टेट असेंबली, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर, फॉर मेकिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट। तो हमारा आंसर आता है केवल एक, राष्ट्रपति को हटाने का केवल एक ग्राउंड है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी किसी बात का उल्लंघन करता है या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूएसएसआर, जापान, आयरलैंड। तो वो हमारा राष्ट्रपति का जो पद है वो भी यूएसए से लिया गया है, और उसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यूएसए से ही ली गई है। राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति त्याग पत्र देना पड़ता है? इन विच सिचुएशन डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव टू रिजाइन? महाभियोग लगने पर, व्हेन इम्पीचमेंट इनिशिएटेड, ठीक है, ऑन एक्सेप्टिंग ब्राइब, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या संसद में वक्तव्य न देने पर,
और नॉट एडजस्टिंग पार्लियामेंट, तो आपका आंसर सबसे पहले इम्पीचमेंट जब लग जाता है तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। और रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले राष्ट्रपति को अपने उनके पद से हटा सकते हैं ऑन वन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। ऑन हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसीजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना दी जानी चाहिए? हाउ मेनी डेज रिटन नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर मूविंग अ रेजोल्यूशन इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट? 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज या 60 डेज? तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, 14 दिन पहले ही, ठीक है, अधिसूचना जारी करनी होगी। राष्ट्रपति को लिखित में बताना होगा कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? फॉर पासिंग एन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन अ हाउस, हाउ मेनी मेंबर सपोर्ट नीडेड? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक है, 2/3 मेंबर्स, ठीक है, और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, ठीक है, कुल सदस्यों का 2/3, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, कुल सदस्यों का साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, या स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी के तो कई प्रकार हैं, यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता हमको पड़ती है जो टोटल मेंबर्स का होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरिंग टेन्योर बाय रूलिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर, इम्पीचमेंट, कोर्ट ट्रायल। ठीक है, तो आप सीधा सा आंसर दे सकते हो। ये आपको लग रहा होगा कितने आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में आपके पास आएंगे तो थोड़ा सा फंस सकते हो। आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। महाभियोग पर किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, हम केवल यही प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव अवैध घोषित तो हो जाए तो उसके पूर्व कार्यों को संवैधानिक स्थिति क्या होगी? ठीक है, इफ अ पर्सन इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट डिक्लेयर इनवैलिड, व्हाट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी? ठीक है, ऑफ हिज प्रीवियस एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इनवैलिड, वैलिड, ठीक है, नीड्स सक्सेसर कंफर्मेशन, उत्तराधिकारी पुष्टि की आवश्यकता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मतलब यह है कि एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो चुनाव थे वो अयोग्य घोषित कर लिए, 3 साल के बाद उसको हटा दिया गया। तो उसने जो 3 साल में काम किया वो कैसे माने जाएंगे? तो आंसर करना है वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, उन्हें इनवैलिड नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आज के 40 क्वेश्चन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट के पार्ट पर थे। नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर रहेगा महत्वपूर्ण, और जो जो राष्ट्रपति रहे उन पे ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।